Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you? I hope so all are you fine. Okay class, अब स्टडीज की तरफ आते हैं। हम लोगों ने बच्चों फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 3 आज हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में जब वेरी फर्स्ट लेक्चर था हमारा, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब इल्म की इब्तिदा हो रही थी, जब लोगों को अवेयरनेस आना शुरू हुई, ठीक है, यानी कि हमारे पास जब साइंस के बारे में रिसर्च होना शुरू हुई, तो हर तरह का नॉलेज जो था, हर तरह का जो इल्म था, वो एक ही जगह पे इकट्ठा किया जा रहा था एंड कलेक्टिवली उसे हम साइंस का नाम दे रहे थे। ग्रेजुअली जैसे जैसे इल्म बढ़ता गया, हम लोगों ने इसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स एंड डिफरेंट ब्रांचेस में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। अब अगर हम देखा जाए ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की बात करें, तो बिल्कुल वैसे जैसे साइंस में इल्म बढ़ता गया, नॉलेज बढ़ता गया, तो हमें ब्रांचेस में उसे कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी। लाइकवाइज हमें केमिस्ट्री में भी यूज करना पड़ा। जैसे जैसे हम लोगों ने केमिस्ट्री में रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करना स्टार्ट की, डिफरेंट तरह का नॉलेज आ गया, ठीक है, तो फिर क्या किया गया, सिमिलरिटी वाली नॉलेज को, ठीक है ना, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज हम लोगों ने डिफरेंट तरह की ब्रांचेस बना ली। सही हो गया। तो अब हमारे पास जो है ना ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में पहली जो ब्रांच है आप लोगों के पास बच्चों, डेट इज फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे कि बच्चों आप लोगों को नाम से वाज़ेह हो रहा है फिजिकल, जहाँ पे वर्ड फिजिकल आ जाएगा ना, फिजिकल का मीनिंग होता है तबई। तबई मतलब देखो बच्चों, हर एक चीज़ के ना दो एस्पेक्ट होते हैं, या तो केमिकल कंपोजिशन की बात की जा रही होता है, या केमिकल नेचर की बात की जा रही होती है किसी भी चीज़ की, या फिर फिजिकली बात की जा रही है। देखिए मैं बताऊँ, मेरा फिजिकली आप लोग मुझे क्या देखें, आप लोगों के लिए मैं क्या हूँ, वो जो आप मुझे फिजिकली देख सकते हैं, ठीक है, कलर देख सकते हैं, हाइट देख सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप फिजिकली देख सकते हैं। लेकिन मेरे अंदर केमिकल रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं, खाना खाने के बाद कैसे हजम होता है, ठीक है, और डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शन जो बॉडी की इनसाइड हो रहे हैं, वो तो आप लोगों को नजर नहीं ना आते। तो फिजिकली के माने होते हैं जो ज़ाहरी तौर पर नजर आ सके। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है ना, ये फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ मैट्रिक्स से डील करती है। अगर मैं इसकी बताऊँ आप लोगों को डेफिनेशन क्या होगी, रिलेशनशिप बिटवीन the composition and the physical properties of matter. Physical properties of matter along with changes in them. Along with changes in की क्लास आपके पास क्या होगा, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, इट इज अ रिलेशनशिप। बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। ये कीवर्ड है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि डेफिनेशन में बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। सो दिस इज अ रिलेशनशिप, किस किस के दरमियान में रिलेशनशिप, बिटवीन द कंपोजिशन एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के दरमियान में और कंपोजिशन के दरमियान में एक तरह का रिलेशनशिप होता है, ठीक है, और साथ में क्या होता है, एक एडिशनल चीज होती है, अलोंग विद चेंजेस इन देम, और साथ में हम लोग क्या करते हैं, इनके दरमियान में चेंजेस, यानी कि लाइक आप लोगों को मैं एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल है आपके पास बच्चों, लाइक हमारे पास है वाटर, ठीक है, वाटर के आपके पास तीन स्टेट्स हो सकती हैं। ये सॉलिड में भी हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ आइस, ठीक है, ये सॉलिड के अलावा लिक्विड में भी हो सकता है, ड्रिंकिंग वाटर जो कि हम लोग पीते हैं, ठीक होगी बात, ड्रिंकिंग वाटर लिक्विड स्टेट में हो सकता है, और ये गैसियस स्टेट में भी हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक होगी बात। तो ये आपके पास है फिजिकल स्टेट। तो ये तो हम बात कर रहे हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या होता है, एक सब्सटेंस है, ठीक है, अगर उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे असर पड़ता है या नहीं पड़ता। देखिए बच्चों, अगर हम लोग बात करें वाटर की इन द फॉर्म ऑफ आइस, तो इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और है, कोल्डनेस का इफेक्ट आता है, ठंडा होता है, चिल्ड होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इन द लिक्विड स्टेट, यानी जो ड्रिंकिंग वाटर है, अगर उसकी बात करें, उसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो एज कम्पेयर टू आइस उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। इसी तरीके से अगर हम गैसियस स्टेट में या वाटर वेपर्स की बात करें, ठीक है ना, तो इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं। तो आगे चलते हैं बच्चों, हमारे पास इसके स्कोप की बात कर लेते हैं। स्कोप का मतलब होता है दायरा कार या इतलाक।
हम लोग स्कोप में ये देखते हैं कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसका जो स्कोप है, यानी कि कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्री में और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अंडर द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आ रही हैं। तो हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं यहाँ पे, क्या क्या स्टडी करते हैं हम लोग? फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फिजिकली बन रहे होते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं, यानी कि O2 कैसे बनता है, ठीक है ना, इसके अलावा H2 कैसे बनता है, एंड इसके अलावा हमारे पास N2 कैसे एग्जिस्ट करे, यानी कि हम लोग गैसेस का फिजिकल बिहेवियर चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बच्चों आती है जी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिजिकली इसको भी हम लोग देख रहे होते हैं कि एटम जो है वो किस चीज़ पे कंसिस्ट कर रहा होता है, शेल पे कंसिस्ट कर रहा होता है, न्यूक्लियस होता है एटम का, ठीक है ना, एंड सब कुछ हम फिजिकली देख रहे होते हैं इसमें, ठीक है ना। और साथ में हम ये भी देख रहे होते हैं कि कंपोजिशन ऑफ मैटर अगर चेंज हो जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ता है या फिर नहीं पड़ता। इसके अलावा हम लोग इफेक्ट ऑफ रेडिएशन देख रहे होते हैं, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। इसके वजह मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। हमारे पास जो रेडिएशन होते हैं ना, यानी कि अगर हम सनलाइट की बात करें उसके इफेक्ट देखते हैं। लेट्स सपोज अगर हम इनकी बात कर लें, स्टेट्स की बात कर लें, स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो अगर हमारे पास सॉलिड जो है ये अगर सन रेज या कोई भी लाइट रेज इसके अंदर जाती है तो ये जितनी जल्दी मतलब जितना टाइम लगाती है ना ये अपने अंदर रिटेन करने में, उतनी ये जो है वो जल्दी जल्दी ये रिलीज भी कर देती है। जो लिक्विड होता है ना आपके पास, लिक्विड का एक मतलब मॉडरेट टाइम पीरियड होता है, ठीक है ना, यानी कि और फिर मॉडरेट टाइम पीरियड तो होता है, ये साथ में डिपेंड करता है लिक्विड की जो है ना विस्कोसिटी वो कितनी है, ठीक है। लाइक अगर पानी की अगर हम बात कर लें, पानी हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, बहुत जल्दी जो है वो रिलीज भी कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑयल जो है वो बहुत देर लगा के गर्म होता है, वो ठंडा भी देर लगा के होता है। इस तरीके से जो गैसियस स्टेट है तो ये इसके अंदर से पास आउट हो जाती है, ये अपने अंदर रिटेन नहीं करता, ठीक है ना हीट को। इफेक्ट ऑफ रेड केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब होता है लाइफ बेसिकली, ठीक है। स्टार्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मुराद ये लिया जाता था वो वाले तमाम कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किए जाते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, एंड उनकी स्टडी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। बेसिकली मॉडर्न डेफिनेशन जो है ना हमारे पास, हम कहते हैं द स्टडी ऑफ all those compounds which are made up of covalently bonded carbon and hydrogen, ठीक है बच्चों। एंड अच्छा इनको कलेक्टिवली कार्बन एंड हाइड्रोजन को कलेक्टिवली बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ओके, एंड देयर डेरिवेटिव्स, एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेफिनेशन को बच्चों हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, ठीक होगी बात। तो कहते हैं स्टडी ऑफ ऑल दोस कंपाउंड्स, उन तमाम कंपाउंड्स की स्टडी, ठीक है, which are made up of covalently bonded carbon and hydrogen, means के हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी, सही है। ऐसे तमाम कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स को हमने समझना होगा। हाइड्रोकार्बन समझ आ गया आप लोगों को? इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं हाइड्रोकार्बन की तो आप लोगों की नेचुरल गैस, ठीक है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वगैरह जो आप लोग चीजें खाते हैं जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक से मतलब होता है लाइफ यानी कि लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होने वाले तमाम के तमाम कंपाउंड, ठीक होगी बात बच्चों। तो क्या होगा आपके पास हाइड्रोकार्बन की स्टडी एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उनसे माखूज शुदा। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? माखूज शुदा, अखज शुदा, ठीक है, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने होंगे। फॉर एग्जांपल आपको मैं इसकी एग्जांपल लेती हूँ। आपके पास जो CH4 जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड? आप लोगों को इसके बहुत बड़े अच्छे तरीके से हाउना है, ये आप लोगों की ये आपको है जी, ये है जी मीथेन, यानी कि नेचुरल गैस है। ये आप लोगों के घरों में जो सुई गैस के तौर पर जो यूज होती है, सही होगी बात। अच्छा ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हम इसके डेरिवेटिव की बात करें, डेरिवेटिव कैसे बनेगा? लेट्स सपोज मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देती हूँ तो इसमें एक बॉन्ड की बैलेंस जो है ना वो जगह बन जाएगी। मतलब क्या है? कार्बन अपने पे 4 बॉन्ड बना के स्टेबल होता है, एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो पीछे CH3 बन गया, एक रेडिकल बन गया।
अब अगर इसके अंदर मैं कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए कोई एक एलिमेंट ऐड कर देती हूँ, लेट्स सपोज क्लोरीन ऐड कर दिया, तो इसका नेम बन गया, पहले ये मीथेन था, मीथेन, अब ये बन गया क्लोरोमीथेन। ठीक है बच्चों, क्लोरोमीथेन, क्लोरो मीन्स क्लोरीन, क्लोरोमीथेन मतलब मीथेन में क्लोरीन ऐड कर दी। तो ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन था, और ये क्लोरोमीथेन इसका डेरिवेटिव है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ना सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं बल्कि ऑल दोज कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, तमाम के तमाम हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी भी की जाती है। इसके बाद अगर हम इसके स्कोप की बात करें तो इसका स्कोप जो है ना बच्चों, आप लोगों के पास पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री या पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि वो तमाम प्रोडक्ट्स जो कि हमारे पास पेट्रोलियम के मसनूआत, सिंपल वर्ड में आप उर्दू में से कह सकते हैं, वो तमाम प्रोडक्ट्स जो कि पेट्रोलियम से बनते हैं। सही होगी बात। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल कंपनीज, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, इसके अलावा आपके पास बच्चों फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज बच्चों दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज को बोला जाता है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, ये सारे जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दायरे पार में आते हैं। इसके बाद बच्चों आप लोगों को मैं बता दूं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट किनको बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट हम उन साइंसदानों को बोलते हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम कर रहे होते हैं। सही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट बच्चों ना सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, मतलब कि सिर्फ कुदरती तौर पे पाई जाने वाली ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी नहीं करते, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक है, यानी कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, ऑल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कुदरती तौर पे पाए जा रहे हैं। ना सिर्फ इनकी स्टडी करते हैं बल्कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड कंपाउंड, यानी कि जो क्लोरोमीथेन है ये आर्टिफिशियली है ना, ये डेरिवेटिव है इसका। इसके अलावा हजारों आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में तैयार किए जा रहे हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर को डिटरमिन करते हैं, एंड और जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड कंपाउंड है उनके प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट का काम है। जी बच्चों, अब हम लोग थर्ड जो है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री उसके बारे में देखते हैं। दिस इज इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे कि बच्चों नेम से क्लियर है, इनऑर्गेनिक यानी कि ये कंट्रारी टू ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ किसकी स्टडी की थी? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कलेक्टिवली हमने इनको क्या दिया था? हाइड्रोकार्बन। यानी कि हम लोगों ने ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन की स्टडी की थी। तो इसमें हम कहते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी all the compounds and their derivatives except those of compounds of carbon and हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम दुनिया के तमाम एलिमेंट्स के कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं, एक्सेप्ट दीज टू एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। ठीक है, यानी कि आप देख लें कि हमारे पास इस वक्त दुनिया में टोटल 118 एलिमेंट्स नोन हैं। इन 118 एलिमेंट्स में से सिर्फ टू एलिमेंट्स और इनके कंपाउंड्स और इनके डेरिवेटिव्स को छोड़ के, ठीक है, दुनिया में जितने भी बाकी एलिमेंट्स बचते हैं, कितने बचते हैं? 116 बचते हैं ना। उन 116 एलिमेंट्स के कंपाउंड एंड उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जा रही है। ठीक होगी बात। अच्छा, अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना तो ये वाले कंपाउंड्स हमारे पास ज़्यादा हैं रादर देन दी कंपाउंड्स ऑफ 116 एलिमेंट्स। ठीक है, ये आगे जाके आपको इंशाल्लाह ताला ग्रेजुअली 10th की केमिस्ट्री में बताऊंगी कि रीज़न क्या है, why we have a so far number of hydrocarbons as compared to the inorganic compound। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम बात कर लेते हैं स्कोप की। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई है कि सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी की है, यानी कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, एंड यहाँ पे हमने कहा यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स को निकाल के बाकी जितने भी एलिमेंट यूनिवर्स में बचते हैं
उन तमाम कंपाउंड्स के एलिमेंट्स की और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी करनी है एक्सेप्ट दीज टू। ओके, स्कोप, अगर हम इसका स्कोप देखें तो केमिकल इंडस्ट्रीज में हर एक जगह पे जो है ना वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतलाक हो रहा है, ठीक है, चाहे वो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, चाहे वो सिरेमिक्स है, चाहे वो आप लोगों के पास जो है ना वो सीमेंट बनाने वाली इंडस्ट्री है, चाहे वो ग्लास बनाने वाली इंडस्ट्री है, चाहे वो पेपर इंडस्ट्री है। तो इसके स्कोप में हम लोग लिख देते हैं जी सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, सिरेमिक्स। सिरेमिक आपको पता है बच्चों क्या होता है? सिरेमिक बोलते हैं आपके पास जो आप लोगों के वॉश बेसन, टॉयलेट का जो फ्लैश होता है वो, एंड सो मैनी लाइक दीज चीज़ें जो हैं, ठीक है, उनको हम सिरेमिक बोलते हैं, ऊपर लिखा भी होता है। अच्छा, ग्लास एंड पेपर, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री। इसके अलावा आप लोगों के पास जो मेजर है इसका वो है मेटलर्जी। बच्चों मेटलर्जी जो है ना ये बहुत बड़ा जो है ना वो केमिस्ट्री का कह लें कि एक जो है वो एफर्ट है, और इसके जो असमरात हैं वो आप लोगों को जो है वो नजर आते हैं। आप लोग घर में जो कबर्ड्स हैं, इसके अलावा जो आप लोगों के घर में जो भी लोहे की चीज़ है या लोहे और जहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है वो मेटलर्जी में आ रहा है। मेटलर्जी बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है। ये बेसिकली क्या है बच्चों? एक प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है? इसमें हम लोग क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। ओर्स में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना। कहाँ से निकालते हैं? ओर्स में से। व्हाट आर ओर्स नाउ? ओर्स क्या होते हैं? आप लोगों को ये तो पता है ना कि मेटल्स जो होती हैं यानी कि मादनियात जो होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं वो ज़ेरे ज़मीन होते हैं, ठीक है, ज़मीन की खुदाई की जाती है और अंदर से निकाले जाते हैं। तो वो जो मेटल्स होते हैं वो ऐसे प्योर तो नहीं ज़मीन के अंदर पड़े, तो लाइक अगर उन्हें गोल्ड निकालना है, सिल्वर या कुछ भी निकालना है ज़मीन के अंदर, तो वो एज इट इज़ हमें मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो इन फॉर्म ऑफ ओर्स निकलता है, ठीक है। ओर्स का मतलब क्या होता है कि उसके साथ बहुत सारी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक रॉक की इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं, ठीक है। फिर डिफरेंट प्रोसेसेस से 10th क्लास के लास्ट चैप्टर में आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से डिफरेंट प्रोसेसेस को यूटिलाइज करके हम ओर्स में से अपनी मेटल, रिक्वायर्ड मेटल को निकालते हैं। और हमारे पास दोनों तरह के प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं, केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रोसेसेस। जी बच्चों, 4th नंबर पे हमारे पास आती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, बायो का मतलब होता है लिविंग, लाइफ। ऑर्गेनिक का मतलब भी होता है लिविंग, ठीक है, बायो का मतलब भी लिविंग है, एंड या लाइफ कह सकते हैं। बायो का मतलब लाइफ भी है। केमिस्ट्री का मतलब केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है। केमिस्ट्री का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन। सो बायोकेमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं ना द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी फॉर प्रैक्टिस, स्टडी करते हैं मैटर की, ठीक है। क्या क्या रिपीट करें जरा मेरे साथ? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, properties and the chemical reaction of substances। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को मैं बता दूं। अगर सिर्फ केमिस्ट्री की हम लोग डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ मैटर, ठीक है। लेकिन अगर हम बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन करते हैं तो चूंकि यहाँ पे बायो लग गया है साथ में, तो बायो का भी तो कुछ ना कुछ मतलब है ना, तो उसको कैसे डिफाइन करना है? हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि तमाम मेटल की तमाम प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या, उसकी कंपोजिशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस क्या है, लेकिन कहाँ पे? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज ऑफ बायो, ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग ये चीजें स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम लोग बात करें बच्चे इसके स्कोप की, वीडियो जो है थोड़ी लेंथी हो रही है, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बता दूं। स्कोप की अगर हम बात करें तो इसका इतलाक हमारे पास कहाँ पे होता है? इन फील्ड ऑफ मेडिकल, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर आप लोगों का, यहाँ पे सारी जगह पे हम लोग किसका देख रहे हैं? बायोकेमिस्ट्री का स्कोप देख रहे हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में एंड इन एग्रीकल्चर। अच्छा बच्चों, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि पहले हमारे पास बायोकेमिस्ट्री नहीं थी, ठीक है, यानी कि जिस तरह हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ साइंस को अलग अलग किया था, लाइक केमिस्ट्री को अलग, बायो को अलग, फिजिक्स को अलग, तो तब हमारे पास बायोकेमिस्ट्री नहीं हमने बनाई थी, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री कब एज अ सेपरेट डिसिप्लिन इमर्ज हुई? जब साइंटिस्ट ने ये गौर करना शुरू किया कि ड्यूरिंग डिजीज, यानी कि जब इंसान या कोई भी जानवर या कोई भी जब बीमार होता है ड्यूरिंग डिजीज, कौन से बायोलॉजिकल चेंजेस
आते हैं, ठीक है ना। यानी कि कौन सी केमिकल रिएक्शन बॉडी में टेक्स प्लेस हो रहे होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो बिकॉज ये चेंजेस ऐसे तो नहीं ना आ सकते, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हजारों केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो इन केमिकल रिएक्शंस को जानने के लिए बायोकेमिस्ट्री की बुनियाद रखेगी। इसके अलावा यानी कि ये देखने के लिए कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी किस तरह से मिलती है, ठीक है की बात। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए और जानने के लिए बायोकेमिस्ट्री को एज अ सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया। सही होगी बात बच्चों। यानी कि हमारे पास जो है बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है ना। बायो मेटाबॉलिज्म में आपके पास क्या होता है कि डिफरेंट तरह के जो केमिकल्स आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, बायो मॉलिक्यूल, उनकी ब्रेकडाउन हो रही होती है और आप लोगों की बॉडी को एनर्जी मिल रही होता है। सो इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए ये आपके पास बायोकेमिस्ट्री इवॉल्व हुई। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।